नमस्कार दोस्तों, राजश्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। आज दोस्तों मैं आपको पश्चिमी विचारक रूसो के बारे में आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आज की क्लास में उनका जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। रूसो का जो समय है वह समय है 1712 से लेकर 1778 या 1779। कई पुस्तकों में 1778 दे रखा है और कई में 1779 दे रखा है, तो आप इसको देख लेना, कंफ्यूज मत होना। आगे बात करते हैं इनके जन्म 28 जून 1712 के दिन जेनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। और ये जेनेवा कौन से देश में? स्विट्जरलैंड देश के अंदर है। मृत्यु के बारे में बात करें तो मृत्यु 2 जुलाई 1778 या 1779 के दिन हुई थी, पेरिस के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये उनका जीवन काल है, जीवन जो समय था उनका जीवन का 1712 से लेकर 1778 या 1779। 28 जून 1712 के दिन जेनेवा के अंदर रूसो महोदय का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 2 जुलाई 1778 के दिन या 1779 के दिन इनकी पेरिस में इनकी मृत्यु होती है। जब इनकी मृत्यु होती है तो मेरे दोस्तों यूलिच नाम के विद्वान ने इनकी मृत्यु पे क्या कहा था, वो इनकी मृत्यु पे वो लिखते हैं कि यूलिच विचारों के इतिहास में ऐसे व्यक्ति की खोज पाना कठिन है, जिसने इतने अर्ध सत्यों के बावजूद मानव जाति पर इतना गहरा प्रभाव डाला जितना रूसो ने। 2 जुलाई 1778 या 1779 के दिन रूसो महोदय की मृत्यु पेरिस में हो जाती है। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो एक विद्वान यूलिच ने उनकी मृत्यु पर क्या कहा, वो क्या कथन है, तो आप इसको याद रखें। विचारों के इतिहास में ऐसे व्यक्ति की खोज पाना कठिन है जिसने इतने अर्ध सत्यों के बावजूद मानव जाति पर इतना गहरा प्रभाव डाला जितना रूसो ने। इस प्रकार की पंक्ति, इस प्रकार का कथन बोलने वाले हमारे यूलिच थे और रूसो की मृत्यु पर बोले थे उन्होंने। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों रूसो की कर्म स्थली और जन्म स्थली क्या है। एक होती है कर्म स्थली जहां पर मनुष्य कर्म करता है अपना, एक होती है जन्म स्थली जहां पर मनुष्य का क्या होता है, जन्म होता है। ये जन्म से संबंधित है और ये कर्म से संबंधित है।
मेरे दोस्तों, रूसो, मैं आपको वो चीज़ बताना चाहता हूं कि रूसो का जन्म कहाँ हुआ और फिर वो कौन कौन से देश में भ्रमण किया और किन किन परिस्थितियों में उन देशों में वो गए। रूसो महोदय दूसरे देशों में जाते हैं। तो जिनेवा में जन्म होता है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा नामक स्थान पर उनका जन्म होता है। उसके बाद में वो फ्रांस जाते हैं। कहाँ जाते हैं? फ्रांस जाते हैं। फ्रांस में पेरिस और वेनिस आदि जगहों पर रहे। उसके बाद में वे कहाँ आ जाते हैं? पुणे जेनेवा में आ जाते हैं। इसके बाद में वापिस वो जर्मनी जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जर्मनी जाते हैं। जर्मनी से फिर इंग्लैंड जाते हैं। कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं। और इंग्लैंड से पुणे कहाँ आ जाते हैं? फ्रांस में आ जाते हैं। अब प्रश्न ये है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म का आंसर हमारा क्या होना चाहिए? जेनेवा स्विट्जरलैंड होना चाहिए। और दूसरा प्रश्न ये है कि रूसो की कर्मस्थली कहाँ है, और कर्मस्थली किसको कहेंगे? जहाँ मनुष्य ज़्यादा समय व्यतीत करता है, जहाँ समाज के लिए कुछ करता है, उसको जन्मस्थली, उसको अपन कर्मस्थली कहते हैं। तो रूसो महोदय की कर्मस्थली क्या रहा है? फ्रांस की भूमि रही है, फ्रांस रहा है, फ्रांस देश रहा है। उन्होंने फ्रांस में रहकर ही अपनी अधिकतम पुस्तकों की रचना यहाँ पर की। ठीक है। और इन पुस्तकों की रचना करने के कारण ही रूसो की कर्मस्थली फ्रांस है। तो आप समझ गए होंगे मेरे दोस्तों, जन्म जिनेवा में हुआ था और उनकी कर्मस्थली कहाँ रही? फ्रांस में रही। अब मैं रूसो के जीवन काल को समझाना चाह रहा हूं कि उनको अध्ययन की दृष्टि से समझाने के तौर पर उनके जीवन को हम 5 भागों में बांटते हैं। रूसो महोदय के जीवन को हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला जीवन कहाँ से शुरू होता है, दूसरा कहाँ, तीसरा कहाँ, चौथा कहाँ, पांचवा कहाँ? जीवन काल। जीवन काल रूसो का, जीवन काल, जीवन काल रूसो का। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर। उनका समय 1712 से लेकर 1779 तक का जो समय है वो उसको यहाँ पर डिवाइड करके मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जीवन का प्रारंभिक समय 1712 से लेकर 1728 का समय। जीवन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है 1728 से लेकर 1742 का समय। फिर तीसरा चरण होता है 1742 से लेकर 1749। फिर चौथा चरण होता है 1749 से लेकर 1762 का समय। और फिर लास्ट वाला होता है 1762 से लेकर 1779 तक का जो समय है वो रूसो महोदय का जीवन काल का समय है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, कुल 5 भागों में अपन रूसो के जीवन के काल को बांट रखा है अध्ययन की दृष्टि से समझाने के तौर पर। पहले जीवन के बारे में बात करें तो पहले जीवन के अंदर रूसो महोदय का क्या होता है 1712 से 1728 के बीच में। रूसो महोदय का यहाँ पर जन्म होता है
और जन्म के कुछ समय बाद प्रसव के दौरान ही उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। और धार्मिक अत्याचार उस समय हो रहे थे, तो धार्मिक अत्याचारों से तंग आकर उनके पिताजी इंग्लैंड छोड़कर इटली चले जाते हैं। इस प्रकार रूसो अपने माता पिता का प्यार नहीं पा सके, अर्थात वो माता पिता के स्नेह से प्यार से उपेक्षित थे, उनको माता पिता का प्यार नहीं मिला। और इस प्रकार उनका पालन पोषण उनके चाचा ने किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इतनी ज़्यादा खास नहीं हुई। दोस्तों, जब रूसो महोदय 14 वर्ष के जब हुए थे तो एक कठिन कार्य वे जिनेवा के अंदर करने लग गए। कठिन कार्य करने वाला जो मालिक था वो रूसो के साथ अत्याचार करता था, अमानवीय व्यवहार करता था, पाशविक प्रवृत्ति जैसा व्यवहार करता था। जब उसमें काम करने वाले मजदूर जब लेट हुआ करते थे उस समय एक दिन इसी प्रकार मेरे दोस्तों रूसो महोदय जब काम करने के लिए जा रहे थे मालिक के पास, काम वो कठोर काम था, खुदाई का, खानों का कोई काम था, तो उस काम करने के लिए जा रहे थे तो किसी कारणवश रूसो महोदय लेट हो जाते हैं। लेट हो जाते तो उनको ये डर था कि कहीं मेरा मालिक मुझे परेशान करेगा, मुझे मारेगा, मेरे साथ गलत व्यवहार करेगा, इसलिए मैं जाऊंगा ही नहीं। और उस मालिक का उसको इतना डर लगा कि रूसो महोदय जेनेवा छोड़कर फ्रांस चला गया। जब वो फ्रांस चला जाता है तो रूसो ने एक कथन कहा। वो कथन मेरे दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जीवन में वो कथन ही एक मेन इंपॉर्टेंट है। वो कथन क्या है कि जब विपत्ति पड़े, जब कष्ट आए तो वहां से भाग जाओ। ये कथन रूसो महोदय का है। तो रूसो क्या कहते हैं? रूसो क्या कहते हैं कि जब कष्ट में पड़ो तो भाग जाओ। जब कष्ट में पड़ो तो भाग जाओ। इस प्रकार की शब्दावली, इस प्रकार का कथन कहने वाले कौन हैं? रूसो ने कहा। ये क्यों कहा? क्योंकि वो मालिक से डरते थे। उसको डर लगा कि मैं लेट हो गया, आज मेरा मालिक पता नहीं मुझे मारेगा, क्या करेगा, तो उसको डर हो गया। और डर के मारे वो अपने घर में नहीं घुसा, अपने देश, अपनी जन्म स्थली जिनेवा को छोड़कर कहाँ चला गया? फ्रांस चला जाता है मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं कि इसी काल में जब माता की मृत्यु हो जाती है, पिता का आसरा रहा नहीं क्योंकि वो चले जाते हैं, तो पिता उस समय एक तरह से आवारागर्दी और मतलब उनके लक्षण अच्छे नहीं थे, तो वही लक्षण रूसो महोदय पर पड़े। तो रूसो भी पहले उनका जीवन काल भी मतलब आवारागर्दी में रहा। तो आप समझ गए होंगे कि उनका जीवन कैसे बीता, क्योंकि पापा का चरित्र जैसा था वैसा ही रूसो ने अपना लिया। तो इस काल के अंदर उनको डर लगा, डर के कारण वो फ्रांस चले जाते हैं। और डर के कारण उन्होंने जो कथन कहा वो क्या था? जब कष्ट में पड़े तो भाग जाओ, ये वाली बात। दूसरा जीवन काल 1728 से लेकर 1742 वाला जीवन काल। रूसो के इस जीवन काल में क्या हुआ कि जब वो फ्रांस चले जाते हैं, फ्रांस में भागकर चले जाते हैं जिनेवा से, तब वहाँ फ्रांस में जाकर रूसो महोदय ने मित्र बनाए, बहुत सारे मित्र बनाए, लेकिन एक भी मित्र ने उनकी मित्रता नहीं निभाई, क्योंकि रूसो का व्यवहार ही ऐसा ही था। रूसो के व्यवहार के कारण
सभी ने अपनी मित्रता छोड़ दी, रूसो अकेले पड़ जाते हैं। रूसो अकेले रह गए, कोई मित्र नहीं बना। मित्र बनाने की कोशिश की मेरे दोस्तों, लेकिन मित्रता किसी ने निभाई नहीं। कारण क्या था? रूसो का स्वयं का व्यवहार, क्योंकि रूसो का व्यवहार ही ऐसा था कि उसका कोई दोस्त वहाँ पर नहीं बना। फिर फ्रांस के अंदर एक कैथोलिक धर्म के पादरी, कैथोलिक धर्म के पादरी जी ने उनको शिक्षा देने का कार्य किया कि भाई ये ऐसा आवारागर्दी वाला बालक है, तो मैं इसको शिक्षा दिला देता हूँ। लेकिन नहीं, रूसो महोदय ने शिक्षा ग्रहण ही नहीं की और इन पादरी जी से भी उनका अच्छा व्यवहार नहीं था। अच्छा व्यवहार नहीं होने के कारण रूसो महोदय की शिक्षा नहीं हुई, शिक्षा से भी वंचित हो जाते। अगला ये वाला समय देखते हैं, तीसरा समय, जीवन का तीसरा समय, तीसरा चरण 1742 से लेकर 1749 वाला समय। इसमें रूसो ने क्या किया? रूसो परेशान हो गया था कि मेरा कोई दोस्त नहीं बन रहा है, मैं शिक्षा लेना चाह रहा हूं लेकिन मेरे को कोई शिक्षा नहीं दे रहा है, और क्या कमी है मेरे में, मेरा व्यवहार गलत है, क्या है, वो सोचने लगा। तो उसने एक कदम उठाया कि मैं कुछ जीवन में बनना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं। तो इस समय में 1742 से 1749 के समय में उसने संगीत के बारे में सोचा कि मुझे संगीत आए, मैं गाने गाऊं, लोग मेरी गानों की प्रशंसा करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे यहाँ। उसने गाने तैयार किए, गाने गाए, लेकिन वहाँ की सरकार ने, वहाँ के संगीत विभाग ने उसको मान्यता नहीं दी। क्यों मान्यता नहीं दी? क्योंकि उसके संगीत में भी वही जो उसका जो मूल चरित्र वाला जो आवारापन था उसका, वो उसमें झलकने लग गया। तो वहाँ की सरकार ने इसके संगीत को भी बंद कर दिया, इसके संगीत को मान्यता नहीं दी। तो यहाँ पर भी रूसो महोदय बहुत परेशान हो जाते हैं। उसके बाद में वापिस अकेले पड़ जाते हैं और एक महिला मेडन डी ब्रोवली, फ्रांस की एक महिला मेडन डी ब्रोवली के संपर्क में आए। इस महिला को दया आ गई कि ये बेचारा रूसो है, इसको कोई नौकरी दिला देते हैं। तो मैडम डी ब्रोवली के संपर्क में आने के कारण इस महिला ने फ्रांस के दूतावास, जो वेनिस में स्थित था, फ्रांस के दूतावास में नौकरी दिला ली। नौकरी करने लगे, 4-5 दिन नौकरी की, लेकिन रूसो के गलत आचरण, गलत व्यवहार के कारण दूतावास विभाग ने उनको नौकरी से हटा दिया। अब क्या करे रूसो? फिर एक बार जिंदगी में अकेले पड़ गए। लेकिन दोस्तों, हारने वाले में नहीं है रूसो। आगे बात करते हैं। अगला जीवन आता है जीवन का चौथा चरण। जीवन का चौथा चरण आता है मेरे दोस्तों, और चौथा चरण कौन सा है? 1749 से लेकर 1762। 1749 से लेकर 1762। ध्यान दो मेरे दोस्तों, कहते हैं ना कि जीवन में जब बदलाव आता है तो रातों रात ही आ जाता है। रानू मंडल देखिए, गीत उन्होंने गाया फिल्म के अंदर, तेरी मेरी कहानी, तो रातों रात उसकी किस्मत चमकती है मेरे दोस्तों। कहाँ सड़कों पर गीत गाया करती थी और कहाँ बड़े पर्दे के पीछे गीत गा रही है। तो मेरे दोस्तों, पता नहीं इस किस्मत का कि कब चमकती है, कब रातों रात बदल जाता है इंसान, कब करोड़पति बन जाता है, ये कोई कह नहीं सकता मेरे दोस्तों। अभी तक रूसो अकेले पड़ रहे थे, अब उसका मान सम्मान होगा, इज्जत होगी। वो कैसे मेरे दोस्तों? इस समय काल में
जीवन के चौथे चरण में 1749 से लेकर 1762 के समय, ये जो समय है ये रूसो महोदय का समय क्या कहलाता है? इसको रूसो महोदय का क्या कहेंगे? सुनहरा काल। क्या कहेंगे? सुनहरा काल कहेंगे, स्वर्ण काल कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वर्ण काल कहेंगे। और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो काल है वो रूसो महोदय का कौन सा है? 1749 से लेकर 1762 वाला समय है मेरे दोस्तों। यहाँ मज़ा आता है कि किस प्रकार से एक किस्मत बदलती है। एक जो आवारा बालक होता है यहाँ तक, और यहाँ उसकी एकदम से किस्मत बदलती है। ये तो एक आश्चर्यचकित की बात होती है। वो कैसे होती है वो देखिए। अब फ्रांस की एक डिजोन अकादमी थी। फ्रांस की डिजोन अकादमी, डिजोन अकादमी, ये अकादमी साहित्य क्षेत्र से संबंधित थी। साहित्य क्षेत्र से संबंधित थी। इस डिजोन अकादमी ने दो निबंध प्रतियोगिता रखी। दो निबंध प्रतियोगिता रखी। एक निबंध प्रतियोगिता कब और दूसरी कब रखी? एक तो रखी 1749 के समय और दूसरी रखी 1754 के समय। फ्रांस की डिजोन अकादमी ने दो निबंध प्रतियोगिता रखी, एक 1749 के अंदर, दूसरी 1754 के अंदर रखी। अब 1749 के अंदर जो निबंध प्रतियोगिता थी उसका क्या विषय था, और 1754 वाली निबंध प्रतियोगिता का उसका क्या विषय था। अब बात करते हैं 1749 में निबंध प्रतियोगिता का विषय। जो डिजोन अकादमी ने जो निबंध लिया 1749 के अंदर, तो उस निबंध का विषय क्या था? विषय ये था कि क्या कला और विज्ञान ने नैतिकता को भ्रष्ट किया या शुद्ध किया। यह उस निबंध प्रतियोगिता का विषय था कि क्या कला और विज्ञान के विकास ने नैतिकता को भ्रष्ट किया या शुद्ध किया। इसको मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं, पता नहीं अंग्रेजी का भी कोई शब्द आ जाए। हैज द रिवाइवल ऑफ द sciences and the arts helped to purify और करप्ट मोरल। क्या कला और विज्ञान के विकास ने नैतिकता को शुद्ध किया या भ्रष्ट किया? उसको अंग्रेजी में कैसे लिखा गया? हैज द रिवाइवल ऑफ द साइंसेज एंड द आर्ट्स हेल्प्ड टू प्यूरिफाई और करप्ट मोरल। तो इस निबंध प्रतियोगिता के अंदर रूसो महोदय क्या लिखते हैं? रूसो महोदय लिखते हैं कि
कला और विज्ञान ने हमारी सभ्यता, संस्कृति, चरित्र का ह्रास किया है। तो क्या लिखते हैं? कला व विज्ञान के विकास ने क्या किया है? तो वो लिखते हैं कि कला और विज्ञान के विकास ने हमारी सभ्यता का ह्रास किया है, हमारी सभ्यता का ह्रास किया है, नैतिकता का ह्रास किया है और हमारे मुख्य रूप से हमारे चरित्र का पतन कर दिया। इस प्रकार की बात उस निबंध प्रतियोगिता में रूसो महोदय लिखते हैं और वहाँ की डिजॉन अकादमी ने इस प्रकार के वाक्य लिखने पर वहाँ की डिजॉन अकादमी ने पता है उसके साथ क्या किया? उसको मान सम्मान दिया, उसको इज्जत दी, मान सम्मान दिया, पुरस्कार दिया, उसको पुरस्कार के साथ पैसे दिए। तो रातों रात उसकी किस्मत बदल जाती है, मीडिया के अंदर छा जाता है कि रूसो महोदय, रूसो महोदय, रूसो महोदय। तो इस प्रकार मेरे दोस्तों रूसो की किस्मत चमकती है, रूसो का नाम होता है पूरे फ्रांस के अंदर और रूसो को मान सम्मान मिलता है। अब मेरे दोस्तों क्या होता है कि अब रूसो के अंदर जो अपने जो आवारापन था, उसका जो चरित्र था, वो अपने आप में अब बदलता है। जब समाज ने, जब फ्रांस की सरकार ने, वहाँ की डिजॉन अकादमी ने उसको मान सम्मान दिया, अब रूसो बदलने की कोशिश करता है, उसमें भौतिक चेतना में भी वो परिवर्तन करता है और कुछ सर्जन करता है, साहित्य का सर्जन करता है। तो इस निबंध प्रतियोगिता के कारण उसको पुरस्कार मिला और पुरस्कार की वजह से उसको मान सम्मान मिला, मान सम्मान की वजह से उसमें परिवर्तन आया। क्या आया मेरे दोस्तों? परिवर्तन आया। तो अपन ये कह सकते हैं कि रूसो के जीवन काल का नया युग शुरू हुआ। रूसो महोदय के जीवन काल का नया युग या नया समय शुरू हुआ। तो वो समय कौन सा मेरे दोस्तों? 1749 से लेकर 1762 का समय, ये रूसो महोदय का नया जीवन काल है, नया युग है। ये कई बार पूछा जा सकता है आपसे। अब उसके अंदर क्या हुआ? दो नए विचार सामने आए कि साहित्य सर्जन, कि मैं साहित्य लिखूं, किताबें लिखूं, अपने आप को बदल दिया। अब वो समाज को सुधारने की बात कर रहा है किताबें लिखकर। दूसरा क्या किया कि उसमें बौद्धिक चिंतन का विकास हुआ। पहले रूसो केवल वर्तमान की सोचता था कि मुझे वर्तमान में सुख प्राप्त हो जाए, लेकिन अब रूसो में चिंतन हुआ कि लोग मुझे मान सम्मान दिया, तो उसके चिंतन में बदलाव आया और उसने वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों के बारे में सोचने लगा और समाज में कुछ करने के लिए वो सोचने लगा कि अब मैं समाज के लिए कुछ करता हूँ। तो यहाँ रूसो का जीवन एकदम से परिवर्तन हो जाता है। तो जीवन, रूसो महोदय के जीवन का परिवर्तन जो काल है, जो नया युग है, जो नया समय है रूसो महोदय का, वो कौन सा है? उनके जीवन का चौथा चरण। और वो चौथा चरण कहाँ से प्रारंभ होता है? 1749 से 1762। एक पहली निबंध प्रतियोगिता की कहानी तो ये है। अब इस निबंध प्रतियोगिता के प्रतिफल में उन्होंने एक किताब लिखी, वो आपको मैं रचना ही पढ़ाऊंगा रूसो महोदय की, जब बताऊंगा मैं। अब 1754 के अंदर फ्रांस की डिजॉन अकादमी ने दूसरी निबंध प्रतियोगिता रखी और दूसरी निबंध प्रतियोगिता के अंदर भी रूसो ने पहले की तरह भाग लिया। अब विषय क्या था? इस दूसरी निबंध प्रतियोगिता का विषय क्या था? वो विषय था असमानता वाला। विषय का मैं विषय लिख देता हूं पहले। विषय क्या था कि असमानता का उद्भव,
कि असमानता का उद्भव, असमानता का उद्भव व आधार, असमानता का वह उद्भव व आधार क्या है, असमानता का उद्भव व आधार क्या है। ये एक उस दूसरी निबंध प्रतियोगिता का विषय था। इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? डिस्कोर्सेज, डिस्कोर्सेज, डिस्कोर्सेज ऑन द origin and foundation of inequality, inequality। दूसरी निबंध प्रतियोगिता का विषय क्या था? असमानता का उद्भव व आधार क्या है। उसका अंग्रेजी में क्या लिखते हैं इसको? डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वालिटी। अब इस निबंध प्रतियोगिता के अंदर आपको पता है रूसो क्या लिखते हैं? रूसो ने लिखा कि ये जो असमानता फैल रही है, इनइक्वालिटी है, जो इस इनइक्वालिटी, इस असमानता की जो उत्पत्ति है, जो ओरिजिन है, वो कहां से फैली? क्या लिखा उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि इस असमानता की वजह है वहां का राजनीतिक राजनीतिक जीवन, वहां का राजनीतिक समाज, वहां का राजनीतिक समाज को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए जो कानून नियम बनाते हैं वो ही मुख्य इसका कारण है। उसी के कारण समाज में असमानता फैल रही है। तो इस निबंध प्रतियोगिता के कारण, निबंध प्रतियोगिता के अंदर उन रूसों ने उस समय की राज व्यवस्था अर्थात राजनीतिक जीवन की कटु आलोचना की। तब रूसों को वहां पहले की तरह कोई पुरस्कार नहीं मिला, तो फिर क्या मिला पुरस्कार के रूप में मेरे दोस्तों? उसको दंड मिला। वहां की सरकार ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाओ और जेल में बंद कर दो। तो फ्रांस की सरकार ने बंदी बनाने का आदेश दे दिया। और रूसो कहां जाए? और रूसो का तो एक कथन है कि जब जेनेवा के अंदर अपने मालिक से डरकर, एक दिन लेट हो गए, मालिक से डरकर वो जेनेवा छोड़कर फ्रांस आ जाते हैं, तो क्या कहते हैं कि जब कष्ट पड़े तो वहां से भाग जाओ। तो मेरे दोस्तों, रूसो महोदय के दूसरे निबंध प्रतियोगिता के अंदर जब सरकार का वहां के राजनीतिक जीवन की कटु आलोचना की और उन्होंने कहा कि राजनीतिक जीवन है जो यहाँ की राजसत्ता है, जो कानून नियम बनाती है, और उन कानून नियमों को उस समय क्या कहते थे? प्राकृतिक नियम। क्या कहते थे? प्राकृतिक नियम। यानी कि यहाँ की जो सरकार जो प्राकृतिक नियम बनाती है, जो कानून बनाती है, ये ही समाज में असमानता का मुख्य कारण है। तो यानी कि सरकार के विपक्ष में बात की, इसलिए सरकार ने क्या किया? बंदी बनाने का आदेश दे दिया। तो पुनः एक बार उनके जीवन में, रूसो के जीवन में क्या हुआ? विपत्ति आ गई, कष्ट आ गए। तो रूसो का तो कथन प्रसिद्ध है, कष्ट पड़े तो भाग जाओ। यहां से रूसो दोबारा से कहां चले जाते हैं मेरे दोस्तों? जेनेवा चले जाते हैं। तो आज की क्लास में यहीं समाप्त कर रहा हूं मेरे दोस्तों। मेरा वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। कोई कंफ्यूज हो कोई पर्सन के बारे में तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।